क्या हाल चाल है। आज हम देखने वाले हैं अपने क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, जिसमें हम आज पढ़ेंगे वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। दोस्तों, हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं, आज का हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ने वाले हैं आवेश तथा आवेशों के प्रकार। दूसरा टॉपिक है हमारा आवेशदर्शी, और उसके बाद हम बात करेंगे आवेशों के गुणधर्मों पर। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि आवेश आखिर होता क्या है। आवेश की हम बात करें दोस्तों, अगर हम मान लीजिए किसी स्केल को अगर अपने बालों में रगड़ते हैं, घर्षण करवाते हैं, और घर्षण करवाने के बाद हम अगर छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े के पास ले जाएं, तो वो कागज़ के टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण दर्शाता है, यानी कि उनको आकर्षित करता है। पहले के ज़माने में लोग रेशम के कपड़े पहनते थे, बड़े बड़े लंबे लंबे गाउन पहनते थे, और उनकी वजह से जो मिट्टी और धूल के कण होते थे उन कपड़ों पर चिपक जाते थे। तो लोगों को लगा कि यह एक कैसा गुण है जिसके कारण धूल और मिट्टी के कण चिपक रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जो कॉलर होते हैं, कॉलर के पीछे मिट्टी के कण जो हैं वो चिपक जाते हैं। ये आवेश के कारण ही होता है। आवेश की परिभाषा की बात करें दोस्तों, आवेश की परिभाषा होती है कण या पदार्थ का वह मूलभूत गुण जिसके कारण वह चुंबकीय तथा विद्युतीय क्षेत्र के द्वारा आकर्षित होने का गुण दर्शाता है। इसे हम आवेश कहते हैं। आवेश की हम परिभाषा की बात करें एग्जैक्ट, तो आवेश की परिभाषा हम देखते हैं, पदार्थ या कण का वह मूलभूत गुण जिसके फलस्वरूप वह विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा प्रभावित होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। दोस्तों, आवेश के कुछ गुण होते हैं। उन गुणों की अगर हम बात करें तो आवेश का पहला गुण होता है कि आवेश एक अदिश राशि होता है। पहला गुण होता है आवेश एक अदिश राशि है, यानी कि इसको व्यक्त करने के लिए हमें कोई भी दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। ये एक अदिश राशि है। दूसरे पॉइंट की हम बात करें तो आवेश एक व्युत्पन्न राशि होता है। आवेश एक व्युत्पन्न राशि होता है, यानी कि व्युत्पन्न राशि उसे कहते हैं जो मूलभूत गुणों से मिलकर बनता है, उसे हम कहते हैं व्युत्पन्न राशि। यानी कि जो हमारा आवेश होता है वो धारा गुणे समय के पदों में होता है। इसलिए हम यहाँ देखते हैं आवेश जो होता है वैद्युत धारा गुणे समय, इसके पदों में होता है, यानी कि Q इज इक्वल टू आई गुणे टी। इस प्रकार जो हमारा आवेश होता है वो एक व्युत्पन्न राशि होता है। तीसरे पॉइंट की हम बात करें दोस्तों, तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, आवेश का एसआई मात्रक क्या है। आवेश के एसआई मात्रक की हम बात करें आवेश का एसआई मात्रक, आवेश का एसआई मात्रक होता है दोस्तों कूलाम्ब। जिसको हम इंग्लिश में कूलम कहते हैं। इसका जो चिन्ह होता है, यानी कि दर्शाया जाता है, इसको C से हम दर्शाते हैं कूलाम को। आवेश का कुछ अलग मात्रक भी होता है, जैसे इसका CGS मात्रक ESE होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। उसकी बात हम करें दोस्तों CGS मात्रक की, तो इसका CGS मात्रक होता है
ESU यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये होता है इसका CGS मात्रक। आवेश के दोस्तों अन्य मात्रक भी होते हैं, लेकिन हम उनका बस नाम याद रखेंगे, उसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं देखेंगे। आवेश के जैसे अन्य मात्रक क्या है, उसकी बात हम करें। आवेश के अन्य मात्रकों की बात करें हम, तो इसमें हमारा आता है, पहला हमारा आता है मैक्सवेल, दूसरा हमारा फैराडे और फ्रैंकलिन। ये हमारे अन्य मात्रक भी होते हैं। हम इनका बस नाम याद रखेंगे, क्योंकि इनको बहुविकल्पी में बहुत करेगा तो पूछ लेगा कि आवेश के मात्रक कौन कौन से हैं इसमें। तो इसमें हम देखते हैं हमारा फ्रैंकलिन, दूसरा हमारा होता है फैराडे और हमारा मैक्सवेल। ये हमारे आवेश के अन्य मात्रक होते हैं। ये तो बात हो गई दोस्तों आवेश की। आवेश क्या होता है? आवेश किसी भी पदार्थ या कण का मूलभूत गुण होता है, जिसके कारण वह विद्युतीय तथा चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा आकर्षित होने का गुण दर्शाता है। अब हम बात करते हैं इसके, अगर और डिटेल में जाएं, मान लीजिए कि हमारे पास एक विद्युतीय क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र है, मान लीजिए ये हमारे पास, ठीक, वैद्युत क्षेत्र। मान लीजिए हमारे पास दो कण है, जैसे कि 1 और 2। अगर हम वैद्युत क्षेत्र से इन दोनों कणों को वैद्युत क्षेत्र से अगर गुजारें, मान लीजिए पहले कण को हम गुजारते हैं, तो हम देखते हैं कि ये वैद्युत क्षेत्र से सीधी निकल जाती है। अगर हम दूसरे वाले कण को वैद्युत क्षेत्र से गुजारते हैं, तो इसमें कुछ विचलन आ जाता है, यानी कि अपने मार्ग से ये कुछ विचलित हो जाती है। अब ऐसा क्यों होगा ये, इसका आंसर जानने के लिए हमें आवेश के बारे में जानना पड़ेगा। यानी कि पहली वस्तु जो है वो आवेशित है, इस वजह से ये वैद्युत क्षेत्र के द्वारा आवेशित नहीं है, यानी कि उदासीन है। पहली वस्तु उदासीन है, इसलिए ये वैद्युत क्षेत्र के द्वारा प्रभावित नहीं होती है। दूसरी वस्तु जो हमारी है वो आवेशित है, इस वजह से वैद्युत क्षेत्र के द्वारा वो प्रभावित हो जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं ये पहली वस्तु जो है वो अनावेशित है, उस पर कोई आवेश नहीं है। अनावेशित है। दूसरी वस्तु जो हमारी है वो आवेशित है। ये तो बात हो गई दोस्तों आवेश क्या है। आवेश के कुछ हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिए और कुछ एग्जाम्पल से आपको समझा दिया। अब दोस्तों बात आती है कि आवेश के प्रकार भी होते हैं। आवेश हमारा जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है धनावेश और दूसरा होता है ऋणावेश। तो चलिए दोस्तों इसको हम पूरा डिटेल में समझते हैं कि ये क्या होता है। आवेश के प्रकार की अगर बात करें हम, आवेश के प्रकार, तो आवेश हमारा दो प्रकार का होता है। एक होता है हमारा धनावेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज, दूसरा हमारा होता है ऋणावेश यानी कि नेगेटिव चार्ज। धनावेश, दूसरा हमारा होता है ऋणावेश यानी कि नेगेटिव चार्ज। दोस्तों अगर हम आवेश को एक प्रयोग के द्वारा समझें तो हम क्या बता सकते हैं। अगर हम एक प्रयोग के द्वारा इसको करें तो आवेश के प्रकारों को ज्ञात करने के लिए एक प्रयोग करते हैं हम।
मान लीजिए हम एक कांच या स्केल लेते हैं और उसको एक धागे की सहायता से यहाँ पे हम लटका देते हैं। एक ऐसे हम कांच लेते हैं, कांच या स्केल जो भी आप ले सकते हैं, और इसको क्या करते हैं हम कांच या स्केल को, कांच या स्केल, इसको हम रेशम के कपड़े से घर्षण करवा देते हैं, को रेशम के कपड़े से घर्षण कराने पर। सेम इसी प्रकार का हम एक और कांच या स्केल लेते हैं और उसको भी क्या करते हैं हम सेम रेशम के कपड़े से घर्षण करा देते हैं। अब दोस्तों सेम चीज़ से हमने रेशम के कपड़े से दोनों पे क्या किया, हमने घर्षण कराया। तो हमें ये देखने को मिलता है यहाँ पे ये दोनों जो कांच है या स्केल हैं ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगती हैं। ये एक दूसरे को ऐसा गुण इनमें आ जाता है जिसकी वजह से ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगती हैं। अब इनको हम यहीं पे छोड़ देते हैं, एक प्रयोग और करते हैं हम, उसमें देखते हैं। मान लीजिए हमने सेम लिया, एक स्केल हमने लिया या कांच लिया, इसको हमने क्या किया, कांच या स्केल को सेम रेशम के कपड़े से, रेशम के कपड़े से घर्षण कराया। घर्षण कराने पर, और हमने यहाँ पे स्केल और कांच के अलावा एक दूसरी वस्तु ली यानी कि बिल्ली की खाल ली और उसको हमने क्या किया, एबोनाइट की छड़ से घर्षण कराया। यहाँ पे हमने रेशम का कपड़ा नहीं लिया, यहाँ तो हमने रेशम का कपड़ा लिया। अब यहाँ पे हमने लिया बिल्ली की खाल को, बिल्ली की खाल को रेशम के, बिल्ली की खाल को हमने यहाँ पे एबोनाइट की छड़ ली है। बिल्ली की खाल को एबोनाइट की छड़ से घर्षण कराने पर। तो दोस्तों हम देखते हैं इन दोनों वस्तुओं में क्या होने लगती है, आकर्षण का गुण आ जाता है। इन दोनों वस्तुओं में आकर्षण का गुण आ जाता है। यहां पे हमारा क्या हो रहा था, प्रतिकर्षण हो रहा था। अब हमारे दिमाग में एक चीज आई, हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे प्रतिकर्षण हो रहा है और वहाँ पे आकर्षण हो रहा है। तो हमारे दिमाग में एक चीज़ आता है कि जरूर आवेश दो प्रकार का होता होगा, इसलिए यहाँ पे प्रतिकर्षण हो रहा है और वहाँ पे आकर्षण हो रहा है। इस प्रकार हमने आवेश को दो प्रकारों में बांट दिया, पहला हमारा धनावेश और दूसरा हमारा ऋणावेश। इस प्रकार आवेश की उत्पत्ति हुई धनावेश और ऋणावेश में। जब हम कांच की या स्केल को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो हम वहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। जैसा कि हमने दोनों एक ही वस्तु ली है और रेशम के कपड़े से कराया है तो दोनों पर सेम चार्ज आएगा, और यहाँ पे हमने सेम वही लिया है इसलिए यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज आएगा। और यहाँ हमने बिल्ली की खाल को एबोनाइट की छड़ से घर्षण कराया है इसलिए हमारा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और ये एक दूसरे को आकर्षित करने लगती हैं। यानी कि जो हमारा विपरीत आवेश होता है वो एक दूसरे को आकर्षित करता है और जो समान आवेश होता है वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं
समान आवेशों में समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। यानी कि मान लीजिए हमारे पास दो ऐसे पॉजिटिव चार्ज हैं, तो उनके बीच प्रतिकर्षण यानी कि एक दूसरे को ये रिफ्लेक्ट करेंगे, प्रतिकर्षण का बल लगेगा इन दोनों पर। अगर आवेश विपरीत है तो उनके बीच आकर्षण का बल लगेगा। विपरीत आवेशों में विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। यानी कि हमारे पास ये एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच क्या लगेगा? आकर्षण का बल लगेगा। अब दोस्तों हम बल की बात तो आगे करेंगे कूलाम के नियम में, लेकिन आप बल समझ सकते हैं। यहाँ पे प्रतिकर्षण का बल लग रहा है और यहाँ पे आकर्षण का बल लग रहा है। ये तो बात हो गई दोस्तों, आवेश दो प्रकार का हमारा हो गया। पहला हमारा हो गया धनावेश, दूसरा हमारा हो गया ऋणावेश। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। अब दोस्तों हमारा अगला टॉपिक जो आता है वो आता है, अगर हम इसके कुछ एग्जाम्पल की बात करें, मान लीजिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुछ एग्जाम्पल की अगर बात करें, मान लीजिए ऋणावेशों के एग्जाम्पल की बात करें, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन हमारा ऋणावेश होता है। बीटा कण जो होता है वो हमारा ऋणावेश में आता है, बीटा कण। और एक हमारा होता है, मान लीजिए कोई भी आयन हो गया, जैसे क्लोरीन आयन हो गया, क्लोरीन आयन, ये भी हमारा ऋणावेशों में आता है। दूसरा हमारा होता है धनावेश। इसके एग्जाम्पल की हम बात करें, धनावेश, तो इसमें हमारा आता है पॉजिट्रॉन, दूसरा हमारा आता है अल्फा कण, और तीसरा हमारा आता है सोडियम आयन। सोडियम आयन, ये दोस्तों हमारे एग्जाम्पल हो गए धनावेशों और ऋणावेशों के। आई होप आप लोग को आवेशों के प्रकार अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं, हमारा अगला टॉपिक क्या आता है। अगला टॉपिक हमारा आता है दोस्तों आवेशदर्शी। अब ये आवेशदर्शी क्या होता है? आवेशदर्शी का उपयोग हम वहाँ करते हैं, किसी वस्तु पर आवेश है या नहीं इसकी जांच करने के लिए हम आवेशदर्शी का यूज़ करते हैं। इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं किसी वस्तु पर आवेश है या नहीं इसकी जांच करने के लिए जिस उपकरण का इस्तेमाल
किया जाता है उसे आवेश दर्शी कहते हैं। अब आवेशदर्शी हमारा कैसा होता है इसकी बात करें हम तो इसका फिगर हम यहाँ पे आपको देते हैं। इसमें हमारा क्या होता है, पहले तो हमारी इसमें ऐसा करते हैं हम इसको बना लेते हैं दोस्तों। बनाने पर हम देखते हैं कि आवेशदर्शी हमारा कैसा होता है। ये हमारा निर्वातित कांच होता है और इसमें हमारा एक यहाँ पे टैप लगा रहता है, ठीक। और इसमें हमारी एक चकती लगी होती है ऐसे करके, ऐसे हमारी इसमें चकती लगी रहती है दोस्तों। इसमें हम क्या फंसा देते हैं, इसमें हमारी होती है स्वर्ण पत्रियां होती हैं, 2 स्वर्ण पत्रियां होती हैं सीधी सीधी, इसको हम कहते हैं स्वर्ण पत्रियां। यहां पे हमारा होता है एक चकती और ये हमारा होता है एक धातु की छड़ होती है, धातु की छड़। ये हमारी धातु की छड़ होती है और इसको हम कांच की निर्वातित बोतल होती है, ये एक कांच की निर्वातित बोतल, यानी कि इसमें कोई भी वायु नहीं होता है, वायु को इसमें से निकाल लिया जाता है। अब इसमें क्या करते हैं हम, सेम इसी फिगर में हम यहाँ पे बनाते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक आवेशित वस्तु को लाते हैं। आवेशित वस्तु को लाने पर रैंडमली हम इसको बना देते हैं फिगर को, और इसमें क्या होता है, ये जो हमारी स्वर्ण पत्रियां होती हैं, अगर हम इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे एक आवेशित वस्तु हम लाते हैं। मान लीजिए ऐसी कोई हमारी आवेशित वस्तु है, नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं, ऐसी हमारी एक कोई आवेशित वस्तु है। इसके वजह से हमारी ये धातु की छड़ भी क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। और इसकी वजह से हमारी जो स्वर्ण पत्रियां होती हैं, यहाँ पे स्वर्ण पत्रियां यहाँ पे फैल जाती हैं, यानी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगती हैं। ये इस प्रकार हम किसी भी वस्तु में, ये हमारी वस्तु है, वस्तु या कण है, तो हम इस प्रकार हम देख सकते हैं कि किसी वस्तु में आवेश है या नहीं। ये जांचने के लिए हम इन उपकरणों का यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार हम किसी भी वस्तु में आवेश है या नहीं, ये जांचने के लिए हम आवेशदर्शी का यूज़ करते हैं। आवेश रहने पर ये हमारी स्वर्ण पत्रियां फैल जाएंगी। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि आवेशदर्शी के द्वारा हम क्या नहीं बता सकते हैं, ये नहीं बता सकते हैं कि वो धनावेश है या ऋणावेश है। हम पॉइंट बना के लिखते हैं। अब हम इसमें ये बताते हैं, वस्तु को स्पर्श कराने पर स्वर्ण पत्रियां फैलने लगें तो वस्तु आवेशित है। वस्तु को हमने स्पर्श कराया, वस्तु को स्पर्श कराने पर अगर हमारी स्वर्ण पत्रियां यहाँ पर फैलने लगे
स्वर्ण पत्रियां फैलने लगे तो हम कह सकते हैं यहाँ पे वस्तु जो हमारी है वो आवेशित है, वस्तु आवेशित है। ये तो बात हो गई दोस्तों इस पॉइंट की कि वस्तु को अगर हम स्पर्श कराते हैं, स्वर्ण पत्रियां अगर उसमें फैलने लगती हैं तो हमारी वस्तु जो है वो आवेशित है। अब इसमें हम कुछ पॉइंट की बात करेंगे, यहाँ पे हम देख लेते हैं उन पॉइंट को। हमारा पॉइंट है आवेशदर्शी प्रतिकर्षण बल के आधार पर कार्य करता है। ये केवल आवेशदर्शी केवल प्रतिकर्षण बल के आधार पर कार्य करता है। ये एक पॉइंट हो गया हमारा। दूसरा पॉइंट इसमें है आवेशदर्शी के द्वारा आवेश का प्रकार नहीं बताया जा सकता है। यानी कि आवेशदर्शी के द्वारा आवेश का प्रकार नहीं बताया जा सकता है। क्योंकि दोनों ही केसेस में यहाँ पे अगर हम पॉजिटिव लेते हैं तो भी ये दोनों स्वर्ण पत्रियों पर दोनों समान आवेश आएगा और ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगे। यहाँ पे हमने ऋण आवेश लिया और ऋण आवेश की वजह से दोनों पर नेगेटिव चार्ज आया तो ये दोनों फैल गई। यानी कि दोनों केसेस में ये स्वर्ण पत्रियाँ फैलेंगी। इस प्रकार हम पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं बता सकते हैं। आवेश का प्रकार पॉजिटिव या नेगेटिव यहाँ पे आप ऐड कर लीजिएगा। आवेश का प्रकार ऋणात्मक या धनात्मक नहीं बता सकते, नहीं बताया जा सकता है। ये तो बात हो गई दोस्तों आवेशदर्शी की। आवेशदर्शी क्या होता है। अब दोस्तों हम आगे बात करने वाले हैं। अगला टॉपिक हमारा आता है आवेशों के गुणधर्म। अब आवेशों के कितने गुणधर्म होते हैं उस पर हम बात करेंगे। दोस्तों आवेश के 4 गुणधर्म होते हैं। पहला हमारा होता है आवेशों की योज्यता यानी कि एडिटिविटी ऑफ चार्ज। दूसरा हमारा होता है आवेशों का संरक्षण। तीसरा हमारा होता है आवेशों का क्वांटीकरण और चौथा हमारा होता है आवेश या द्रव्यमान का गति पर निर्भरता है। तो चलिए दोस्तों हम एक एक करके इन सारे पॉइंट को देखने वाले हैं कि हमारे जो आवेश होते हैं उनके क्या क्या गुणधर्म होते हैं। पहला हमारा आता है आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता की हम बात करें दोस्तों, आवेशों की योज्यता पहला गुणधर्म हमारा है आवेशों की योज्यता। इसकी बात हम करें दोस्तों, इसमें आता है किसी निकाय का कुल आवेश उसमें उपस्थित धनात्मक एवं ऋणात्मक आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बीजगणितीय। अब इसमें क्या है बीजगणितीय यानी कि आवेश जो होता है वो हमारा एक अदिश राशि होता है और अदिश राशियों को ही हम केवल बीजगणितीय योग ले सकते हैं। अब इसके एग्जाम्पल की हम बात करें दोस्तों, अगर बीजगणितीय योग की, तो मान लीजिए हमारे पास एक बॉक्स है कोई। इस बॉक्स में हम क्या करते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे 10 कूलाम का आवेश यहाँ पे बॉक्स में डालते हैं, माइनस का 2 कूलाम का आवेश इसमें डालते हैं और माइनस का 4 कूलाम का आवेश इसमें डालते हैं। अब इन 3 आवेशों को डालने पर बॉक्स का कुल आवेश कितना होगा, तो इसकी बात हम करें बॉक्स का कुल आवेश। बॉक्स का
कुल आवेश, तो इनके बीजगणितीय योग के बराबर होगा, यानी कि प्लस का 10 कूलाम प्लस माइनस का 2 कूलाम प्लस माइनस का 4 कूलाम। इस प्रकार हम यहाँ पे ले सकते हैं इसको 10 माइनस 2 माइनस 4, यानी कि हमारा हो जाएगा यहाँ पे 10 माइनस 6, यानी कि प्लस का 4 कूलाम। इस प्रकार हम बॉक्स का कुल आवेश यहाँ पे बीजगणितीय योग के द्वारा ज्ञात कर लेंगे। इस प्रकार आवेशों की योज्यता होती है। अब दोस्तों इसका एक एग्जाम्पल और हम देखते हैं। मान लीजिए ये तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। अगर हम इसके एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करें, मान लीजिए हमारे पास एक कोई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है -e, यानी कि -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। और दूसरा हम इसमें जोड़ते हैं एक पॉजिट्रॉन को। पॉजिट्रॉन पर आवेश होता है प्लस का e, माइनस का e और प्लस का e जोड़ने पर हमें 0 मिलेगा, और इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन को मिलाने पर हमें फोटॉन प्राप्त होता है। और फोटॉन पे हम अभी चर्चा नहीं करेंगे, फोटॉन हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम इन दोनों चार्जों को मिलाते हैं तो हमारा यहाँ पे आवेश जो होता है फोटॉन का वो 0 होता है। इस प्रकार ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल हो गया आवेशों की योज्यता की। अब दोस्तों हम आगे बात करने वाले हैं, अगला गुणधर्म हमारा है आवेशों का संरक्षण। आवेश के गुणधर्मों में दूसरा गुणधर्म हमारा है आवेशों का संरक्षण। अब आवेशों के संरक्षण में किसी विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है। किसी भी विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है। अब इसमें एक शब्द आया विलगित। अब विलगित का क्या मतलब होता है? विलगित यानी कि शेष ब्रह्मांड से कोई भी उसका लेना देना नहीं होगा। यानी कि विलगित का मतलब शेष ब्रह्मांड से कोई आवेश का आदान प्रदान संभव नहीं है। विलगित का मतलब शेष ब्रह्मांड से आवेश का कोई आदान प्रदान नहीं है। इसका मतलब होता है विलगित का मतलब ये है। यानी कि अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, मान लीजिए हमारे पास एक उदाहरण है, इसकी हम बात करें तो इसमें हमारे पास दो आवेशित गोले हैं। दो आवेशित गोले समान आकार समान धातु से निर्मित हैं। यानी कि दो हमारे पास आवेशित गोले हैं समान आकार और समान धातु से। अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करें, हमारे पास ऐसे करके दो धातु के गोले हैं। इस पे हमारा मान लीजिए 10 कूलाम है प्लस का, और इस पे हमारा माइनस का 2 कूलाम है। और इनको हम संपर्क से पूर्व, यानी कि संपर्क से पूर्व की स्थिति को हम लिखें यहाँ पे, संपर्क से पूर्व। अगर हम इन दोनों गोलों को संपर्क कराते हैं, यानी कि आवेशों का आदान प्रदान कराते हैं, यहाँ पे आवेशों का आदान प्रदान, आवेशों का आदान प्रदान करने पर, यानी कि संपर्क कराने पे,
पुनः हम क्या कर लेते हैं, संपर्क से पूर्व इन पर आवेश कितना था, इसके बाद हमने इसको संपर्क कराया, पुनः हम इनको क्या कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। पुनः अलग अलग करने पर अब दोनों गोलों को हम अलग अलग कर लेते हैं, तो हमें क्या, इन पर कितना आवेश मिलता है इसकी गणना हमें करनी है। अब आवेश संरक्षण के नियम से हमें क्या पता है, संपर्क से पूर्व जितना आवेश उस पर होगा, संपर्क से बाद उतना ही आवेश होगा, यानी कि आवेश की कोई भी हानि नहीं होगी। इस प्रकार हम लिख सकते हैं, आवेश संरक्षण के सिद्धांत से आवेश संरक्षण के सिद्धांत से संपर्क से पूर्व कुल आवेश जितना होगा, संपर्क के बाद भी कुल उतना ही आवेश होगा। संपर्क से पूर्व कुल आवेश बराबर संपर्क के बाद कुल आवेश, ये दोनों हमारा बराबर होगा। अब दोस्तों संपर्क के पूर्व हमारा यहाँ पे आवेश है प्लस का 10 कूलाम और माइनस का 2 कूलाम। इस प्रकार हम यहाँ पे लिखते हैं प्लस का 10 कूलाम और माइनस का 2 कूलाम। अब यहाँ पे दोस्तों हमारा जो है, यहाँ पे गोला समान है, समान धातु का है और समान आकार का है। इस प्रकार दोनों गोलों पर जो आवेश आएगा अलग करने पर समान आवेश आएगा, आवेश अलग अलग नहीं होगा। अगर यहाँ पे धातु जो है वो अलग अलग प्रकार का होता, यानी कि इसका आकार समान होता, अलग अलग प्रकृति का होता, तो इस पे आवेश अलग अलग आते हैं, लेकिन आकार समान है और समान धातु से बना है। इस प्रकार यहाँ पे जो आवेश आएगा वो दोनों पे बराबर आएगा, Q आएगा और Q आएगा, यानी कि संपर्क के बाद कुल आवेश Q प्लस Q। अब यहाँ पे हमारा 8 कूलाम बचा और यहाँ पे 2Q हो गया। यहाँ से हम इसको काटते हैं तो Q बराबर हमारा यहाँ पे प्लस का 4 कूलाम आंसर आता है। इस प्रकार हम आवेशों के संरक्षण से संपर्क से पूर्व के बाद संपर्क से बाद का जो आवेश होगा गोलों पर आएगा, उसको हम यहाँ पे ज्ञात कर लेते हैं। तो दोस्तों इन पर आवेश कितना आया, प्लस का 4 कूलाम, प्लस का 4 कूलाम। अब यहाँ पे हम देखते हैं संपर्क से पूर्व इन पर क्या बल लगेगा और संपर्क के बाद क्या बल लगेगा। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक प्लस है और एक माइनस है। प्लस माइनस के बीच हमने क्या देखा था, आवेशों के प्रकार में आकर्षण का बल लगता है, और प्लस प्लस यानी कि समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण का बल लगता है। इसलिए ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि संपर्क से पूर्व क्या बल लगेगा और संपर्क के बाद क्या बल लगेगा आवेशों के बीच। तो हमारा यहाँ पे क्या लग रहा है, बल जो हमारा है वो आकर्षण का बल है, आकर्षण, और यहाँ पे बल हमारा क्या है, प्रतिकर्षण। इस प्रकार हम आवेशों के संरक्षण के सिद्धांत को लागू कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल के द्वारा हमने आपको अच्छे से एकदम डिटेल में बता दिया। आई होप आप लोग को ये टॉपिक एकदम क्लियर होगा। अब दोस्तों हम आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, अगला टॉपिक हमारा क्या आता है, अगला टॉपिक हमारा है आवेशों का क्वांटीकरण। आवेशों के क्वांटीकरण की अगर बात करें हम दोस्तों, तो किसी भी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश यानी कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम के पूर्ण गुणज के रूप में
द है। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी भी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में ही पाया जाता है। यानी कि क्वांटीकरण का सबसे पहले ये मतलब समझते हैं, क्वांटीकरण का मतलब क्या होता है। क्वांटीकरण का मतलब होता है किसी भी वस्तु का पैकेटों के रूप में पाया जाना, यानी कि पैकेट के रूप में पाया जाना किसी भी वस्तु का, उसको हम क्वांटीकरण कहते हैं। अगर हम क्वांटीकृत राशि की बात करें, यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझते हैं पहले तो। क्वांटीकृत राशि, मान लीजिए हमारे कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या, कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या इस एग्जाम्पल को लें हम अगर, तो इसमें दोस्तों मान लीजिए कक्षा में मान लीजिए 10 विद्यार्थी हैं, 20 विद्यार्थी हैं, 50 विद्यार्थी हैं, 15 विद्यार्थी हैं, मान लीजिए 8 विद्यार्थी हैं। तो ये सारे क्या हैं, एक पूर्णांक संख्या में आती हैं, यानी कि क्वांटीकृत राशि है ये। यहाँ पे आप देख सकते हैं मान लीजिए 2.5 नहीं है, 3/2 नहीं है, इस प्रकार की कोई भी राशि हम क्वांटीकृत राशि में नहीं लेते हैं। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि क्वांटीकृत राशि क्या होती है। अब जो हमारा आवेश होता है Q, वो प्लस माइनस Ne के बराबर होता है, यानी कि E क्या हमारा इसमें -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ये हमारा इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। इसका पूर्ण गुणज होता है, यानी कि n इसमें क्या हमारा n जो है वो एक पूर्णांक है। पूर्णांक में हम -2 मान लीजिए है, -1, 0, 1, 2, 3 ऐसे करके सारी संख्याएं आती हैं। n हमारा इसमें पूर्णांक है, q इसमें आवेश है, और E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। इस प्रकार हम आवेशों के क्वांटीकरण की बात यहाँ से करते हैं। अब दोस्तों इसमें हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है उसको हम आवेश का क्वांटा कहते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसको दिखा देते हैं। इलेक्ट्रॉन का आवेश आवेशों का क्वांटा कहलाता है। ये बात हो गई। ये तो बात हो गई दोस्तों आवेशों का क्वांटीकरण आई होप आप लोग को ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब दोस्तों हमारा अगला जो है आज का लास्ट टॉपिक है, उसकी बात हम करें तो आवेश एवं द्रव्यमान की चाल पर निर्भरता। यानी कि जो हमारा आवेश होता है और जो हमारा द्रव्यमान होता है, क्या वो चाल पर निर्भर करता है, इस चीज़ को हम यहाँ पे देखते हैं। जो हमारा द्रव्यमान होता है वो चाल पर निर्भर करता है। द्रव्यमान चाल पर निर्भर करता है, क्योंकि मान लीजिए कोई भी वस्तु हम एक गति से फेंक रहे हैं तो उसमें द्रव्यमान की कमी आ जाती है। इसका एक फॉर्मूला होता है m = m0/1-v/c²। अब इसमें m0 क्या है, m0 इसमें होता है विराम द्रव्यमान। v क्या इसमें, v हमारा वस्तु की चाल है। c क्या इसमें, c हमारा क्या है इसमें, प्रकाश की चाल है। प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल हमारी कितनी होती है दोस्तों, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड।
ये हमारा आवेश की प्रकाश की चाल होती है। जो हमारा द्रव्यमान होता है वो चाल पर निर्भर करता है, क्योंकि इस फॉर्मूले से हम यहाँ पे देख सकते हैं m0 अपान √1 - v/c² से। अब दोस्तों हमारा जो आवेश होता है वो चाल पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि गति पर निर्भर नहीं करता है। आवेश चाल या गति पर निर्भर नहीं करता है। जैसे कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है वो कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अगर हम विराम में इलेक्ट्रॉन का आवेश यहाँ पे देखें, विराम अवस्था में, एग्जाम्पल की हम बात करते हैं यहाँ पे, विराम अवस्था में इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को गति करा दें, मान लीजिए कोई भी गति हम ले लेते हैं, जैसे 1140 किलोमीटर प्रति घंटे से हम इसको गति कराएं, में 1140 किलोमीटर प्रति घंटे में इलेक्ट्रॉन की चाल, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होगा, तो ये भी सेम इतना ही होगा, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आवेश गति में हो या विराम में हो, उस पर कोई भी प्रभाव गति का नहीं पड़ता है, सेम यही क्वांटिटी आएगी। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि आवेश जो होता है वो गति पर निर्भर नहीं करता है। जो हमारा केवल द्रव्यमान होता है वही केवल जो होता है वो गति पर निर्भर करता है। आई होप आप लोग को ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।